हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू यू पाठशाला। तो आज की हम इस वीडियो में साइंस का क्लास 10 का चैप्टर केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस, तो हम जानते हैं कि केमिकल रिएक्शंस होते क्या हैं। ठीक है, सबसे पहले तो केमिकल रिएक्शंस आर द प्रोसेसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म। केमिकल रिएक्शन का मतलब ये है कि ऐसी चीज़ें होना या ऐसा प्रोसेस होना जिसमें बिल्कुल ही हमें कोई नई चीज़ मिल रही है, उसकी एक अलग ही नई टाइप की जो प्रॉपर्टी है वो अगर हमें मिल रही है, तो डैट इज़ केमिकल रिएक्शंस। अब क्वेश्चन आता है कि अभी केमिकल रिएक्शंस हम क्यों पढ़ रहे हैं, या क्या इसका एडवांटेज है, क्या इसका यूज़ है। अगर हम अपनी डेली लाइफ में भी देखें तो डेली कोई ना कोई केमिकल रिएक्शंस होती है। इवन हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस होती है। जो हम फूड, जो खाना खाते हैं, फूड गेट डाइजेस्टेड इन आवर बॉडी, जो हम खाना खाते हैं वो भी इवन बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होता है। तो वो सब कुछ किसकी वजह से, ड्यू टू केमिकल रिएक्शंस। ठीक है, जैसे अगर हम मिल्क इज लेफ्ट एट रूम टेम्परेचर ड्यूरिंग समर्स, अगर हम देखते हैं कि समर्स में ज़्यादातर क्या होता है कि अगर मिल्क अगर हम बाहर छोड़ दें तो क्या हो जाता है, खट्टा हो जाता है या ख़राब हो जाता है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। अगर कोई भी आयरन नेल या कोई भी तवा है, अगर हम उसको एक ह्यूमिड एटमोसफेयर में रख देंगे तो उस पर क्या हो जाती है, रस्टिंग हो जाती है। ठीक है, उस पर जंग लग जाती है। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक केमिकल रिएक्शन होता है। ठीक है, जैसे अंगूर सड़ जाते हैं, या जो भी फूड कुक करते हैं, या इवन रेस्पिरेशन, जो हम ब्रीथिंग या सांस लेते हैं सांस छोड़ते हैं, या जो रेस्पिरेशन जो प्रोसेस है वो भी केमिकल रिएक्शंस की वजह से होता है। तो और मतलब जितनी भी तुम चीज़ें देख रहे हो या चेंजेस देख रहे हो या कोई भी नई चीज़ का बनना अलग अलग तरीके से, वो सारा केमिकल रिएक्शंस की वजह से ही पॉसिबल है। ठीक है, तो जैसे कि क्या होता है केमिकल रिएक्शंस में, ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन एटम ऑफ वन एलिमेंट डू नॉट चेंज इनटू दोज ऑफ अनदर एलिमेंट। अब केमिकल रिएक्शंस तो हुआ, ठीक है, बट इसमें ऐसे नहीं होगा। जैसे एक इक्वेशन लिखी हुई है, मैग्नीशियम को अगर हम ऑक्सीजन में बर्न कर रहे हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। तो इसमें ऐसा नहीं होगा कि जो उसके एटम्स हैं वो चेंज हो जाएंगे। एटम्स रिएक्टेंट में भी, मतलब लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी, दोनों जगह सेम रहेंगे। बट उनका क्या होगा, हम उसकी अरेंजमेंट कर देंगे कि हमें ऐसे अरेंजमेंट करनी है कि दोनों साइड है वो एटम्स है वो इक्वल हो जाए। लेफ्ट जो अब रिएक्शन में जो लेफ्ट साइड जो सब्सटेंसेस होते हैं ना, जो भी हम रखते हैं, ठीक है, जो केमिकल रिएक्शन करेंगे उसको हम कहते हैं रिएक्टेंट। ठीक है, और जो नए सब्सटेंस जो फॉर्म होते हैं जिस नई प्रॉपर्टीज के साथ केमिकल रिएक्शन के अंदर, उसको हम कहते हैं प्रोडक्ट। जैसे इसका एग्जांपल अब हमने पढ़ा कि मैग्नीशियम रिबन है, एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है कि मैग्नीशियम रिबन है, उसको हम अगर बर्नर के पास लेके जाते हैं, उसको फिर हम उसको बर्न करते हैं, तो उसमें से क्या होगा कि वाइट डेजलिंग जो फ्यूम्स होगी ना वो हमें दिख रही होगी, वाइट उसकी बिल्कुल फ्लेम हो जाएगी बर्नर की। और उसमें से क्या होगा कि बिल्कुल जो एशेस दिखेंगे हमें, एक वाइट पाउडर हमें हमें मिल जाएगा, जो मैग्नीशियम ऑक्साइड होगा। तो क्या हुआ कि रिएक्शन हुई ना, मैग्नीशियम हमने एक मेटल दिया, ठीक है, हमने उसको ऑक्सीजन प्रोवाइड करी, एयर से उसने ऑक्सीजन ली और उसको हमने हीट दी, जिससे क्या बना हमारा एक मैग्नीशियम ऑक्साइड, वाइट पाउडर। तो द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम इन एयर टू फॉर्म मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज अ केमिकल रिएक्शन। ठीक है, कुकिंग ऑफ फूड, डाइजेशन, रेस्पिरेशन, फर्मेंटेशन, रस्टिंग, burning of fuel, candle wax burning, ripening of fruit, souring of milk, these are all chemical reactions। इसमें क्या होगा, जो इनिशियल सब्सटेंस की जो आइडेंटिटी होगी वो टोटली चेंज हो जाएगी और एक नई आइडेंटिटी के साथ हमें एक नया प्रोडक्ट मिलेगा। Whenever a chemical change occurs, we can say that a chemical reaction, मतलब परमानेंट चेंज हमें मिल चुका है, हैज टेकन प्लेस। कोई भी केमिकल चेंज हमने हुआ, उसका एक केमिकल रिएक्शन, एक परमानेंट चेंज मिला, जिसको हम एक सिम्बॉलिकली रिप्रेजेंट करते हैं एक केमिकल इक्वेशन से। इसका ऐसे ले सकते हैं कि जैसे हमारे स्कूल में नेम्स अलग होते हैं, ठीक है, घर में नेम्स अलग होते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे 3 इडियट्स में रणछोड़ दास, शामर दास, हांसर, ठीक है, उसका इतना बड़ा नेम था बट उसको सब निक नेम क्या बोलते थे, रैंचो रैंचो। ठीक है, तो हमने क्या कर दिया कि अलग अलग एलिमेंट्स, अलग अलग मेटल्स, उन सबको हमने एक शॉर्ट फॉर्म, एक नाम दे दिया। जैसे कि, और उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, विद द हेल्प ऑफ केमिकल इक्वेशन। जैसे मैग्नीशियम को हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, Mg। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं,
मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, शॉर्ट फॉर्म में हमने उसको बना दिया, ठीक है, सिंबॉलिकली कि मेटल्स को एक अलग अलग टाइप के सिंबल्स दे दिए जिससे हम एक केमिकल इक्वेशन बना रहे हैं, तो दैट इज केमिकल रिएक्शन। अब इसकी केमिकल रिएक्शन की प्रॉपर्टीज या कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, तो 4 इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या होगा, केमिकल रिएक्शन होगा तो हमें क्या क्या दिखेगा, इवोल्यूशन ऑफ गैस, हमें गैस का निकलना या उसमें से अगर कोई भी गैस इवॉल्व हो रही है केमिकल रिएक्शन होते हुए, मतलब हम उससे क्या पता चला कि केमिकल रिएक्शन हो चुकी है। स्टेट में कोई भी स्टेट में चेंज अगर आ गया, उसकी स्टेट, जैसे स्टेट्स ऑफ मैटर या हम स्टेट्स वाला चैप्टर क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, स्टेट में चेंज आना, डेट इज 3 टाइप के स्टेट्स होते हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस। कोई भी ऐसी केमिकल रिएक्शन हुई जिससे उसकी सॉलिड स्टेट लिक्विड में, लिक्विड स्टेट गैस में चेंज हो गई। कोई भी कलर में चेंज, अगर कोई कलर में चेंज आ गया है कि रिएक्टेंट का कलर कुछ और था, प्रोडक्ट में हमें कुछ नया कलर मिला। टेम्परेचर में कोई भी चेंज आ गया है, ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शन ऐसी हुई, ठीक है, जिससे कि प्रोडक्ट हीट उसमें से इवॉल्व हो रही है, ठीक है, टेम्परेचर उसका चेंज हो गया है, ठीक है। टेस्ट ट्यूब पहले कोल्ड ठंडी थी, बट अब केमिकल हमने उसमें रिएक्टेंट ऐसे डाले, जब उसके अंदर केमिकल रिएक्शन हुई तो प्रोडक्ट मिले, प्रोडक्ट तो हमें मिले, उसके साथ हमें क्या हुआ कि उसके अंदर हीट निकलनी स्टार्ट हो गई, दैट इज टेम्परेचर टेस्ट ट्यूब का बिल्कुल चेंज हो गया। और एक नेक्स्ट थिंग इज फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेट, कि प्रेसिपिटेशन का बनना। अब क्वेश्चन आता है कि प्रेसिपिटेट होता क्या है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, इज अ सॉलिड प्रोडक्ट विच सेपरेट्स आउट फ्रॉम द सोल्यूशन ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। एक केमिकल रिएक्शन के टाइम पर कोई भी अगर एक सॉलिड प्रोडक्ट का बनना, ठीक है, एक सॉल्यूशन के अंदर से एक इनसॉल्युबल पार्टिकल जैसे बुक का बनना, दैट इज प्रेसिपिटेट। हम जैसे इसको ऐसे ले सकते हैं कि कभी भी नींबू पानी बनाता है, उसमें अगर हम चीनी डालते हैं, चीनी डालते रहे, चीनी डालते जाएं, एक टाइम ऐसा आएगा कि उसका सैचुरेशन लेवल को अटेन कर लेगा और जो बाकी जो चीनी जो लेफ्ट आउट है वो बच जाएगी और वो नीचे कंटेनर के अंदर वो क्या हो जाएगी, एक प्रेसिपिटेट के फॉर्म में बन जाएगी, तो दैट इज प्रेसिपिटेशन, ठीक है। इसका अब एग्जांपल से लेते हैं। अब अगर सबसे फर्स्ट है चेंजिंग स्टेट। चेंजिंग स्टेट का एग्जांपल हम ऐसे ले सकते हैं कि जैसे एक कैंडल है, ठीक है, वैक्स से बनी होती है, वैक्स क्या है, सॉलिड है, ठीक है, जब वो जो बर्न होती है एयर के साथ या ऑक्सीजन के अंडर में, तो क्या होता है कि उसकी जो सॉलिड स्टेट है वो क्या हो जाता है, पहले लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होगा, फिर लिक्विड स्टेट क्या होता है, फिर वो क्या होता है, गैसियस स्टेट में कन्वर्ट हुआ। तो क्या हुआ कि कंबशन रिएक्शन ऑफ कैंडल वैक्स क्या हुआ, वो क्या एग्जाम्पल है चेंजिंग स्टेट का, कि सॉलिड, सॉलिड टू लिक्विड, लिक्विड टू गैस, ठीक है। नेक्स्ट इज अगर हमें दूसरा एग्जाम्पल ले, अगर हमें इवोल्यूशन ऑफ गैस का देखना है तो वो तो NCERT के अंदर है कि अगर हम एक कॉनिकल फ्लास्क लेते हैं, ठीक है, और हम उसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम जिंक के क्रिस्टल्स डाल देते हैं, तो हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके अंदर से ना बबल्स निकलेंगे हाइड्रोजन गैस के, और अगर हम उसको हैंड से टच करेंगे ना उसको कॉनिकल फ्लास्क को, तो हम क्या टेम्परेचर का भी चेंज देखेंगे, तो इवोल्यूशन ऑफ गैस और चेंज इन टेम्परेचर दोनों हुआ इसके अंदर। तो उसके अंदर क्या हुआ, हाइड्रोजन गैस, वो जो बबल्स है ना कि हाइड्रोजन गैस इवॉल्व हुई। और नेक्स्ट इज अगर हम प्रेसिपिटेट का भी एग्जांपल बहुत अच्छा है, NCERT के अंदर ही है, अगर हम लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड ले लें, ठीक है, हम लेड नाइट्रेट का सॉल्यूशन ले लेते हैं कोई भी बीकर के अंदर, उसके अंदर हम थोड़ा सा पोटेशियम आयोडाइड डाल देते हैं, हम देखेंगे कुछ देर बाद होगा येलो प्रेसिपिटेट नीचे बीकर के अंदर इनसॉल्युबल पार्टिकल्स बैठे हुए मिलेंगे, वो किसके होंगे, हमारे लेड आयोडाइड के। एक केमिकल रिएक्शन हुई कि जो लेड नाइट्रेट और पोटेशियम आयोडाइड से हमें सीधा क्या मिला, एक नया सब्सटेंस मिला, दैट इज लेड आयोडाइड। अ चेंज इन कलर, और चेंज इन कलर का भी चेंज हुआ हमें, ठीक है, पहले सॉल्यूशन कैसा था, कलरलेस हुआ था, बट अब वो कैसा बन गया है, येलोइश कलर। तो ये सारे एग्जांपल्स, ये केमिकल रिएक्शन इनकी वजह से होती है। इन प्रोसेस इन विच न्यू सब्सटेंसेस विद न्यू प्रॉपर्टीज आर फॉर्म, ठीक है, तो हमेशा नई प्रॉपर्टीज या नए सब्सटेंसेस हमें इसमें मिलेंगे, ठीक है। और हमने ये पढ़ ही लिया है, और इनको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, केमिकल इक्वेशन से। केमिकल इक्वेशंस आर द मेथड ऑफ रिप्रेजेंट
the help of symbols and formulas of substances involved in it is known as chemical equation. अभी तक हमने केमिकल रिएक्शंस पढ़े थे, ठीक है। अब हम केमिकल रिएक्शंस को कैसे सिंबॉलिक फॉर्म में लिखते हैं, यानी कि केमिकल इक्वेशंस, ठीक है, वो हम पढ़ेंगे, ठीक है। केमिकल इक्वेशन क्या होता है? द मेथड ऑफ रिप्रेजेंटिंग अ केमिकल रिएक्शन विद द हेल्प ऑफ सिंबल्स एंड फॉर्मूलाज ऑफ सब्सटेंसेस इन्वॉल्व इन इट इज़ नॉन एज केमिकल इक्वेशन। मतलब कि ऐसा मेथड केमिकल रिएक्शन को लिखने का सिंबल्स और फॉर्मूला की हेल्प से जो भी उसमें इन्वॉल्व है उसको हम कहते हैं केमिकल इक्वेशन। जैसे हमने पढ़ा था कि रणछोड़दास दामोदर छाछड़ को हमने क्या बना दिया? रैंचो, ठीक है। तो ऐसे उसका निकनेम था ना, तो ऐसे हम मेटल्स या एलिमेंट्स के निकनेम पढ़ेंगे, ठीक है। दैट इज़ उनके सिंबल्स। मैग्नीशियम का क्या है? Mg, जिंक का Zn, हाइड्रोजन का H, आयरन का Fe, ऑक्सीजन का O, लेड का Pb, सल्फर का S एंड सल्फ्यूरिक एसिड का H2SO4। ये कुछ सिंबॉलिक फॉर्म है जो एक बार रिमाइंड कर लो इस चैप्टर को करने के लिए, ठीक है। अब हम करते हैं, ठीक है। अब हमने पढ़ा था केमिकल रिएक्शंस में कि लेफ्ट हैंड साइड वाले होते हैं वो क्या होते हैं? हमारे रिएक्टेंट्स। द सब्सटेंसेस विच आर कंबाइनिंग आर नॉन एज रिएक्टेंट्स। और जो न्यू प्रोडक्ट्स या न्यू सब्सटेंसेस हमारे जो प्रोड्यूस हो रहे हैं, दैट आर प्रोडक्ट, ठीक है। तो अब हमारी जो इक्वेशन थी हमने पढ़ा मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, उससे क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो मैग्नीशियम ऑक्साइड इज योर प्रोडक्ट और मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन आर योर रिएक्टेंट, ठीक है। तो अब हम इनका निकनेम से हम इनका केमिकल फार्मूला या केमिकल इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है। तो केमिकल इक्वेशन कैसे लिखेंगे? मैग्नीशियम का निकनेम क्या है? Mg, ऑक्सीजन का O2, तो क्या बना? MgO। तो Mg प्लस O2 गिव टू मैग्नीशियम ऑक्साइड, दैट इज MgO, ठीक है। अब हमने ये सिर्फ केमिकल इक्वेशन लिख ली, ठीक है। तो फर्स्ट थिंग इज हमें क्या आनी चाहिए? राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन। तो राइटिंग अ केमिकल इक्वेशन के लिए हमने कर दिया Mg प्लस O2 गिव्स टू MgO। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट इसका कंप्लीट हुआ, फर्स्ट स्टेप, ठीक है। उसके बाद हम देखेंगे, हम नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। हम स्टार्टिंग में ही पढ़ चुके हैं कि केमिकल रिएक्शन में कभी भी नंबर ऑफ एटम्स में कभी भी चेंज नहीं आएगा रिएक्टेंट प्रोडक्ट के, बस उनकी क्या होगी? अरेंजमेंट, हम उनको रीअरेंज करना पड़ेगा ताकि हम उसको बैलेंस कर सकें, ठीक है। तो नंबर ऑफ एटम्स को कंपेयर करेंगे लेफ्ट हैंड साइड के और राइट हैंड साइड्स के, ठीक है। उसके बाद थर्ड स्टेप इज बैलेंस द केमिकल इक्वेशन। उस केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना। बैलेंस केमिकल इक्वेशन का मतलब क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड भी दोनों जगह क्या हो? इक्वल नंबर ऑफ एटम्स हो, दैट इज बैलेंस इक्वेशन। और उसके अपोजिट अनबैलेंस क्या हुआ? जहाँ पे लेफ्ट और राइट हैंड साइड दोनों जगह नंबर ऑफ एटम्स अनइक्वल हो, ठीक है। जैसे एग्जांपल ले लेते हैं, अब H2 प्लस O2 गिव राइज टू H2O, ठीक है। मतलब कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलके क्या बनाते हैं? वाटर, ठीक है। अगर हम हाइड्रोजन के एटम्स को अगर हम रिएक्टेंट में देखेंगे तो 2 होंगे, प्रोडक्ट में कितने हैं? 2। पर ऑक्सीजन के जो एटम्स होंगे वो रिएक्टेंट में कितने हैं? 2, पर प्रोडक्ट में कितने हैं? 1। तो इससे क्या पता चला? दैट इज अनबैलेंस्ड इक्वेशन, ठीक है। तो वी हैव टू बैलेंस इट, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो बैलेंस के लिए सबसे करने के लिए हमें सबसे पहली चीज़ तो पता होनी चाहिए, दैट इज़ हम क्लास 9 में पढ़ के आए हैं, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। इसके अकॉर्डिंग क्या होता है कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग अ केमिकल रिएक्शन। मतलब क्या होगा कि मास कभी भी चेंज नहीं होता किसी भी केमिकल रिएक्शन में, वो इक्वल रहेगा। जितनी मतलब क्या है, जितने रिएक्टर, मान लो कि अगर हमने कोई भी 5 kg हमारे रिएक्टेंट है, उनके अगर हम रिएक्शन करा रहे हैं तो हमारे 5 kg प्रोडक्ट बनेंगे, ठीक है। उनके मास में कोई भी चेंज नहीं आएगा, ठीक है। तो दैट इज़ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग क्या होगा? हम क्या करें? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे कि देखेंगे कि नंबर ऑफ एटम्स सेम है नहीं, ठीक है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को ध्यान में रखते हुए हम दोनों के एटम्स को सेम कर देंगे, ठीक है। जैसे रिएक्शन ले ली, जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड विल गिव टू जिंक सल्फेट प्लस हाइड्रोजन। तो प्रोडक्ट्स आर जिंक सल्फेट एंड हाइड्रोजन। अगर हम इसका सिंबॉलिक फॉर्म देखें तो दैट इज Zn प्लस H2SO4 विल गिव टू ZnSO4 प्लस H2O,
ठीक है। अब हम इसके एलिमेंट्स देख लेते हैं। अब इस केमिकल इक्वेशन में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हैं? 4, दैट इज जिंक, हाइड्रोजन, सल्फर, ऑक्सीजन। जिंक के एलिमेंट्स लेफ्ट हैंड साइड कितने हैं? 1, और राइट हैंड साइड 1, हाइड्रोजन के लेफ्ट हैंड साइड 2, 2, ठीक है। सल्फर का 1, 1, ऑक्सीजन का 4, 4। डैट इज, इससे क्या पता चला? इस एग्जाम्पल से हमें ये पता चला डैट इज इट्स अ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स लेफ्ट हैंड साइड में इक्वल है नंबर ऑफ एटम्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। अब ये है हमारी बैलेंस केमिकल इक्वेशन, ठीक है। पर कुछ रिएक्शन, अगर हमारे पास कुछ रिएक्शंस ऐसी है कि जिनमें अनबैलेंस्ड है, ठीक है। जैसे अब एग्जांपल है Fe + H2O गिव राइज टू Fe3O4 + H2, यानी कि आयरन प्लस वाटर मिलके क्या बना? फेरिक ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो हमने इसमें देखा कि ये रिएक्शन अनबैलेंस्ड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड अगर हम आयरन के एटम्स देखेंगे 1 है, राइट हैंड साइड कितने हैं? 3, हाइड्रोजन के 2, 2 है, ऑक्सीजन का लेफ्ट हैंड साइड 1 है और राइट हैंड साइड हमारे कितने हैं? 4, ठीक है। तो अब हम इसको क्या करेंगे? फर्स्ट हमारा टारगेट होना चाहिए, अब हम इस रिएक्शन को पहले क्या बनाएंगे? बैलेंस, ताकि हम इसको एक कंप्लीट केमिकल रिएक्शन बना सकें, ठीक है। तो सबसे पहले हम करेंगे सेलेक्ट एलिमेंट विच हैज़ मैक्सिमम नंबर ऑफ एटम्स। तो फर्स्ट स्टेप आता है बैलेंस केमिकल रिएक्शन में कि हम पहले वो वाला एलिमेंट लेंगे जिसमें सबसे मैक्सिमम एटम्स हैं, ठीक है। फिर हम उसको उसके अकॉर्डिंग बैलेंस करेंगे। जैसे कि अब Fe3O4 में ऑक्सीजन के कितने एटम्स हैं? 4, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा पूरे इसमें देखिए, पूरी केमिकल रिएक्शन में देखेंगे तो ऑक्सीजन के सबसे ज़्यादा एलिमेंट है, एटम्स है, डेट इज़ 4, ठीक है। तो हम इसको बैलेंस करेंगे किसके? वाटर के साथ, क्योंकि लेफ्ट हैंड साइड में तो वाटर में ही ऑक्सीजन होगा ना, ठीक है। तो हमने बैलेंस करेंगे। अब Fe3O4 में 4 है, तो हमें क्या करना? हमारा टारगेट होना चाहिए कि हम लेफ्ट हैंड साइड में जो H2O है, हमें उसमें किसी भी तरह ऑक्सीजन के एटम्स को 4 करना चाहिए, 4 करना होगा, ठीक है। तो हमने कर दिया बैलेंस, हमने इसको 4 से मल्टीप्लाई कर दिया किसको? एक ऑक्सीजन के एटम को, डेट इज़ 4। तो हमारी रिएक्शन क्या बन गई? Fe + 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 + H2, ठीक है। तो मतलब अब हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया कि ऑक्सीजन के नंबर ऑफ एटम्स डेट इज़ दोनों जगह लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों जगह बैलेंस हो गए। नेक्स्ट स्टेप में अब हम क्या करेंगे? अब सेकंड देखेंगे कि किसके पास उससे कम है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट में हाइड्रोजन के पास ऑक्सीजन कंपैरिजन में कम है, तो हम हाइड्रोजन को बैलेंस करेंगे, ठीक है। तो अब उसके लेफ्ट हैंड साइड में देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड में उसके 8 है, ठीक है, मतलब मैक्सिमम उसके लेफ्ट हैंड साइड में है। तो अब हमें हमारा टारगेट क्या होना चाहिए कि हमें राइट हैंड साइड में भी लेफ्ट जितने इक्वल करने हैं, ठीक है। तो हम H2 को किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 2 से, ठीक है। तो हमारे कितने हो गए? 8। तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड भी और राइट हैंड साइड दोनों जगह बैलेंस हो गया। लेफ्ट हैंड साइड भी हमारे 8 एटम्स है, राइट हैंड साइड भी हमारे 8 एटम्स हो गए। तो हमारी रिएक्शन बन गई Fe + 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 + 4H2, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप होगा हमारा कि हम जो थर्ड एलिमेंट बच गया रिएक्शन के अंदर, अब हम उसको बैलेंस कर देंगे। हमारा थर्ड एलिमेंट लास्ट क्या बचा था? आयरन, उसमें सबसे कम एटम्स है, ठीक है। अब उसके राइट हैंड साइड में ज़्यादा एटम्स है, ठीक है। तो हम राइट हैंड साइड को देखते हुए हम लेफ्ट हैंड साइड में उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमारी रिएक्शन बन जाएगी 3Fe + 4H2O गिव राइज टू Fe3O4 + 4H2, ठीक है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है केमिकल रिएक्शंस को बैलेंस करने का, इस पूरे के पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक है। इसके बाद हमारा जो लास्ट स्टेप होगा, या हमारी वीडियो को, हमारी केमिकल इक्वेशन को और भी ज़्यादा इंफॉर्मेटिव बनाने के लिए, ठीक है, हम क्या करते हैं? सिंबल्स का यूज़ करते हैं। उन जो भी सिंबल्स जो उनकी फिज़िकल स्टेट में हैं, जैसे कि अगर कोई मेटल या कोई भी एसिड, कुछ भी कोई अगर गैसियस स्टेट में है तो हम सिंबल यूज़ करेंगे गैस का, लिक्विड के लिए L का, सॉलिड के लिए S का, ठीक है, और एक्वस का लिए AQ का। अभी एक्वस क्या होता है? एक्वस का मतलब होता है कोई भी चीज़ जो वाटर के अंदर सॉल्यूबल है या वाटर के अंदर उसका सॉल्यूशन है। जैसे पानी के अंदर हमने नमक घोल दिया तो डैट इज़ क्या हो गया? ये एक्वस सॉल्यूशन बन गया, ठीक है। तो एक्वस के लिए AQ। और कभी कभार क्या होता है, कुछ रिएक्शंस में हम स्टीम प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, तो हम उसके लिए जो वाटर का सिंबल यूज़ करेंगे वो करेंगे स्टीम H2O गैस। जनरली वाटर के लिए हम L यूज़ करेंगे क्योंकि वो लिक्विड है, बट अगर हम उसको स्टीम में कन्वर्ट कर देंगे तो हम यूज़ करेंगे गैस, ठीक है। टेम्परेचर, प्रेशर, कैटलिस्ट, ये जो भी रिएक्शन में यूज़ हो रहे हैं उस रिएक्शन को और भी इम्प्रूव करने के लिए या उस रिएक्शन को
प्रोडक्ट में बनाने के लिए, वो उन सबको हम कहाँ पर लिखते हैं, एरो के ऊपर। जैसे CO2 और H2 है, ठीक है, वो रिएक्ट कर रहे हैं और बना रहे हैं हमारा मिथेनॉल, दैट इज CH3OH, ठीक है। तो हम क्या जो वो किस वजह से बन रहा है, क्योंकि उस पर प्रेशर इतना एक्ट कर रहा है 340 ATM पे, जिससे हमारा जो प्रोडक्ट हमें मिथेनॉल मिल रहा है। तो 340 ATM हम कहाँ लिखेंगे, एरो के ऊपर। ऐसी दूसरी चीज़, ग्लूकोज बनाते हुए हमें क्या चाहिए, सनलाइट और क्लोरोफिल, ठीक है। तो सनलाइट और क्लोरोफिल हमने एरो पे लिखा, ठीक है। तो हम ऐसे करके पूरी एक केमिकल इक्वेशंस को ऐसे लिखते हैं, ठीक है। तो ये हमारी आज की वीडियो थी, अभी तक भी जो हमने पढ़ा केमिकल रिएक्शन एंड केमिकल इक्वेशन। इस चैनल को लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और अब हम नेक्स्ट क्लास में टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस पढ़ेंगे।